कल तक हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि नेफ्रीडियास के थ्रू जो है जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, अपनी बॉडी से बॉडी वेस्ट बाहर निकालते हैं। उसमें हमने ये भी देखा था कि इसमें कौन कौन से नेफ्रीडियास के स्ट्रक्चर किस तरीके के हैं, कितनी लेयर्स हैं उनकी, कौन कौन सी सेगमेंट्स के ऊपर उनके वो ऑर्गन्स प्रेजेंट है। आज हम नर्वस सिस्टम देखते हैं अर्थवॉर्म का। So the nervous system is basically represented by ganglia arranged segment wise on the ventral paired nerve cord. जो नर्वस सिस्टम है इनका बेसिकली वो उसमें गैंग्लियास प्रेजेंट होते हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं, सेगमेंट वाइज अरेंज होते हैं वेंट्रल साइड पे नर्व कॉर्ड के साथ में। ठीक है, अभी हम आगे वाली पिक्चर्स में देखेंगे। द नर्व कॉर्ड इज द एंटीरियर रीजन। जो नर्व कॉर्ड होता है वो एंटीरियर रीजन होता है, अंदर का रीजन है। थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट, तीसरे और चौथे सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होती है। बाइफ्यूरकेट्स लेटरली इनसर्किल द फेरेनिक्स एंड जॉइंस द सेरेब्रल गैंग्लिया डॉर्सली टू फॉर्म अ नर्व रिंग। ये जो है लेटरली यानी कि साइड में जो है फेरेनिक्स से घूमी हुई होती है जो कि सेरेब्रल गैंग्लिया को ज्वाइन करती है डॉर्सली, और एक नर्व रिंग टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। द सेरेब्रल गैंग्लिया along with other nerves in the ring integrate sensory input as well as command muscular response of the body। जो सेरेब्रल गैंग्लिया होता है वो और अदर जो दूसरी नर्व्स होती हैं उनके साथ में रिंग में इंटीग्रेट करके यानी कि मिल के एक सेंसरी इनपुट या फिर एक कमांड मस्कुलर रिस्पॉन्सेस बॉडी के लिए क्रिएट करता है। ठीक है, सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव आइज बट डज पजेस लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन। जो उनका सेंसरी सिस्टम्स होता है उनमें आइज तो नहीं होती हैं पर लाइट और टचिंग जैसे सेंसिटिव ऑर्गन्स के और या रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो उनको लाइट के बारे में या फिर सेंसिटिव जब आप उन्हें टच करोगे तो वो फील कर लेंगे, इस तरीके के रिसेप्टर्स उनमें प्रेजेंट करवाते हैं। टू डिस्टिंग्विश द लाइट इंटेंसिटीज एंड टू फील द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। मतलब जो लाइट इंटेंसिटीज जो डिफरेंट हो रही है उनको पहचान सकते हैं, साथ ही साथ में ग्राउंड में होने वाली जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो साउंड्स के थ्रू जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं ग्राउंड्स में, उनको पहचान लेते हैं। वर्म्स हैव स्पेशलाइज कीमो रिसेप्टर जिनको हम टेस्ट रिसेप्टर कहते हैं विच रिएक्ट टू केमिकल स्टिमुलाई। These sense organs are located on the anterior part of the worm। जो वर्म्स होते हैं उनमें एक कीमो रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं जिनको टेस्ट रिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि किसी केमिकल स्टिमुलाई यानी कोई केमिकल चीज़ उनके सामने आ जाती है तो उसके प्रति रिस्पॉन्स देते हैं। These sense organs are located on the anterior part of the worm। ये जो सेंस ऑर्गन्स है ये वर्म के एंटीरियर पार्ट यानी अंदर के साइड पे प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में कि अर्थवॉर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके का है। अर्थवॉर्म इज hermaphrodite, that is testes and ovaries are present in the same individual। There are 2 pairs of testes present on the 10th and 11th segment। जो अर्थवॉर्म होते हैं वो hermaphrodites हैं, बाइसेक्सुअल हैं। टेस्टीज और ओवरीज जो है प्रेजेंट होती हैं सेमी इंडिविजुअल्स में। 2 पेयर्स ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं 10th और 11th segment में। Their vasa differentia runs up to the 18th segment where they join the prostatic duct। जो इनका वासा डिफरेंशिया होता है वो 18 सेगमेंट तक रन करता है, 18 सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है वेयर दे ज्वाइन द प्रोस्टैटिक डक्ट्स, जहाँ पे वो प्रोस्टैटिक डक्ट के साथ में ज्वाइन कर लेता है। 2 पेयर्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन 1 पेयर। जो इनका वासा डिफरेंशिया है वो 18 सेगमेंट तक रन करता है वेयर दे ज्वाइन द प्रोस्टैटिक डक्ट, वहाँ पे वो प्रोस्टैटिक डक्ट के साथ ज्वाइन कर लेता है। 2 पेयर्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट 1 पेयर ईच इन दी 17th एंड द 19th सेगमेंट। एसेसरी ग्लैंड्स यानी जो हेल्पिंग ग्लैंड्स होते हैं मेन सेक्स ऑर्गन्स के साथ में, उनको एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये जो है 1 पेयर
हर टेस्टिस के साथ में एक पेयर होता है, प्रेजेंट होता है, जो 17 और 19 सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होता है। ओके। द कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक duct opens to the exterior by a pair of male genital ports on the ventrolateral side of 18 segment। जो कॉमन प्रोस्टेट स्पर्मेटिक डक्ट्स होते हैं वो एक्सटीरियर पे पेयर वाइज जो है वो जेनेटल पोर्स के थ्रू ओपन होते हैं 18 सेगमेंट पे, वेंट्रोलेटरल साइड पे, वेंट्रल पोजीशन पे साइड में ओपन होते हैं। 4 pairs of spermatici are located in the 6th and 9th segment, 1 pair in each segment। जो 4 पेयर जो स्पर्मेथिसी के जो होते हैं वो 6th और 9th सेगमेंट्स पे लोकेटेड होते हैं। दे रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजुआ ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। उन्हीं के अंदर जो होता है स्पर्म्स जो होते हैं वो रहते हैं, जब कॉपुलेशन होता है तो वहीं से स्पर्म्स डिस्चार्ज होते हैं, निकलते हैं। 1 pair of ovaries is attached at the intersegmental septum of the 12th and 13th segment। जो इनकी एक पेयर ओवरीज है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इंटरसेगमेंटल, अंदर की तरफ सेप्टम के पास में 12th और 13th सेगमेंट्स में प्रेजेंट होती हैं। ओवेरिन फनल्स आर प्रेजेंट beneath the ovaries which continue into oviduct। जो इनकी ओवेरियन फनल्स होती हैं वो नीचे ओवरीज के नीचे प्रेजेंट होती हैं, जो कि ओविडक्ट तक यानी कि फैलोपियन ट्यूब तक जाती हैं। दे जॉइन टुगेदर एंड ओपन ऑन द वेंट्रल साइड एज सिंगल मीडियन फीमेल जेनाइटल पोर ऑन द 14th सेगमेंट। ये जो है आपस में ज्वाइन करके ये वेंट्रल साइड पे 14th सेगमेंट की पोजीशन पे जाके ओपन होती हैं। एक सिंगल जेनाइटल पोर ओपन होता है, ठीक है। A mutual exchange of sperms occur between 2 worms during mating। जो इनमें स्पर्म्स का एक्सचेंज होता है 2 वर्म्स में वो मीटिंग के थ्रू होता है। 1 worm had to find another worm and they mate just posing opposite gonadal opening exchanging packet of sperms and spermatophore। जब 2 worms आपस में मिलते हैं they fix themselves with each other और इस तरीके की पोजिंग के साथ में ये अपनी जो गोनाड्स की ओपनिंग है उनके थ्रू जो है अपने स्पर्म्स और स्पर्मेटोफोर्स को एक्सचेंज करते हैं। मैच्योर स्पर्म्स एंड एग सेल्स एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड्स आर डिपॉजिटेड इन द कोकून प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्लैंड सेल्स ऑफ द स्लाइटेलियम। जो इनका जो स्पर्म्स और एग्स मैच्योर हो जाते हैं वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड के साथ में वहीं डिपॉजिट हो जाते हैं और ककून जो है एक उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर यानी ककून की लेयर बना लेते हैं ग्लैंड सेल्स में, स्लाइटेलियम में। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर्स विद इन दी ककून्स विच आर डिपॉजिटेड इन सॉइल। इसके बाद वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी होता है और डेवलपमेंट के बाद जो ककून होते हैं उनको सॉइल में डिपॉजिट कर दिया जाता है। द ओवा आर फर्टिलाइज बाई दी स्पर्म सेल्स विद इन दी ककून which then slips off the worm and is deposited in or on the soil। जो ओवा होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म सेल्स के ककून के अंदर जो है वो वर्म्स के अंदर से स्लिप ऑफ हो जाते हैं, निकल जाते हैं और वो सॉइल में डिपॉजिट हो जाते हैं। द ककून होल्ड्स द वर्म एम्ब्रियो। जो ककून होते हैं उनमें वर्म्स के एम्ब्रियोज होते हैं। आफ्टर अबाउट 3 weeks ईच ककून प्रोड्यूसेस 220 बेबी वर्म्स विद एन एवरेज ऑफ 4। 3 वीक के बाद हर एक ककून से 2 से लेके 20 तक छोटे छोटे बेबी वर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एवरेज 4 की ले लीजिए, एवरेज 4 के करीब में। डेवलपमेंट ऑफ अर्थवर्म इज़ डायरेक्ट एंड देयर इज़ नो लार्वा फॉर्मेशन। जो इनका अर्थवर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है और इनमें लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है। Earthworms are also known as friends of farmer because they make burrows in the soil and make it porous, which help in respiration and penetration of the developing plant root। जो अर्थवर्म्स हैं उनको फार्मर का फ्रेंड भी बोला गया है क्योंकि ये जो है सॉइल में बरोज बनाते हैं, होल करते हैं और उसको पोरस बनाते हैं, जो कि उनके हेल्थ रेस्पिरेशन में और उन प्लांट्स के रेस्पिरेशन में और प्लांट्स की रूट के पेंट्रेशन में प्लांट्स को हेल्प करती है।
द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाई अर्थवॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग आपने क्लास में पढ़ी होगी 8th-7th में। तो वर्मी कंपोस्टिंग में जो अर्थवॉर्म होते हैं उनको यूज़ किया जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ाई जा सके। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज बाल्ट इन गेम फिशिंग। ये जो है फिशिंग वाला जो गेम होता है वर्म्स को उसमें भी डाला जाता है, क्योंकि जो फिश होती हैं वर्म्स को खाती हैं, तो वो उस गेम में भी ये वर्म्स को डाला जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अर्थ वर्म। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द अर्थ वर्म। एक बार अर्थ फॉर्म के सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी मैंने कल आपको रिवाइज कराई थी, एनाटॉमी के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं और किस तरीके से नोट्स बनाने ये भी मैं बता देती हूँ। आपको हर एक जो प्रोसेस है उन प्रोसेस का नाम लिखना है और उससे रिलेटेड 5-6 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको वो उसके बारे में लिखना है। इससे आपको अर्थवॉर्म के जो भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगी। ठीक, तो जैसे आपने डाला पहला एनाटॉमी, तो इसमें आप पहले लिखोगे द बॉडी वॉल ऑफ अर्थवॉर्म इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय अ थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल बिलो विच इज द एपिडर्मिस। पहला पॉइंट, द एपिडर्मिस इज मेड up of a single layer of columnar epithelial cell which contain secretory gland cells. ठीक, सेकेंड, थर्ड, the alimentary canal is straight tube and runs between first to last segment of the body. टर्मिनल, ये देखिए इसकी जनरल बॉडी उनके बारे में बताया गया। आपको ये जनरल फिगर तो अच्छी तरीके से बनाना है, उसको लर्न भी करना है। और जनरल फिगर ये जो मैंने आपको बताया है ये इतना टफ भी नहीं है, ये आप आराम से बना सकते हो। 34th सेगमेंट्स तक आपको बनाने हैं। फिर पहला माउथ हो गया, नेक्स्ट इज़ फेरिनेक्स, थर्ड इज़ ईसोफेगस, फोर्थ इज़ गीजर्ड, फिफ्थ इज स्टमक। जैसे हमारी बॉडी में होता है वैसे इनकी बॉडी में है। फिर है प्री टाइपोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ, फिर नेक्स्ट इज इंटेस्टाइन इन कैशियम, फिर है लिम्फ ग्लैंड्स हैं, फिर टाइपोस्कोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, फिर इंटेस्टाइनल न्यूमन है, फिर टाइपोसोलर। ये इनकी एलिमेंट्री कैनाल है। या तो आप पिक्चर्स बनाइए, पिक्चर्स से भी आपको, पिक्चर्स देखेंगे तो पिक्चर्स अगर आप बना लोगे, लर्न हो जाएंगे डायग्राम्स आपको, तो आप आराम से उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें बताया है कि स्टमक जो है वो 9 to 14 सेगमेंट पे है। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल्स है वो माउथ जो है वो बकल कैविटी में ओपन होता है 1 to 3 सेगमेंट में। फिर उसके बाद में एक ईसोफेगस जो होता है 5 to 7 सेगमेंट्स के बीच में होता है। फिर उसके बाद मस्कुलर गिजार्ड जो होता है वो 8 to 9 सेगमेंट्स के बीच में होता है। गिजार्ड का क्या फंक्शन होता है? टू ग्राइंड द सॉइल पार्टिकल्स एंड डिकेइंग लीव्स। ठीक है, फिर उनका जो स्टमक है 9 to 14 सेगमेंट है, एक्सटेंट होता रहता है। उसके बाद जो इंटेस्टाइन होती है उसमें 26 सेगमेंट जो होती है उसको छोड़ दिया जाए तो 23rd से 25th सेगमेंट तक में एक मेलेडियन फोल्ड प्रेजेंट होता है डॉर्सल वॉल पे, उसको हम टाइपोसो होल कहते हैं। इसका काम क्या होता है? टू इंक्रीजेस दी एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को इंक्रीज करना। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अर्थवॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्बेबल यूनिट्स में चेंज करते हैं। ठीक, अब अगर इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात किया जाए तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज मतलब कि इनमें हार्ट भी प्रेजेंट होगा, कैपिलरीज भी प्रेजेंट हैं, वेन्स भी प्रेजेंट है और आर्टरीज भी प्रेजेंट है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसकी वजह से जो ब्लड होता है इनका जो एक डायरेक्शन में सर्कुलेट करता है। जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? गट में, नर्व रॉड में और बॉडी वॉल में। जो ब्लड ग्लैंड्स हैं वो 4th, 5th और 6th सेगमेंट्स में प्रोड्यूस करते हैं। यही जो है हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करते हो, हीमोग्लोबिन और ब्लड प्लाज्मा को प्रोड्यूस। भाई अगर ब्लड है तो कहीं प्रोड्यूस भी तो हो रहा होगा, जैसे हमारी बॉडी में आरबीसीज है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो में। तो इनकी में कहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं? ब्लड ग्लैंड्स में, जो कि 4th, 5th और 6th पोजीशन पे होता है और ये हीमोग्लोबिन और ब्लड प्लाज्मास को प्रोड्यूस करता है। जो ब्लड सेल्स होते हैं इनके फैगोसाइटिक्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर WBCs होते हैं तो ये फैगोसाइटिक होते हैं कि जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल पाएंगे वो उसको घेर के उसको डाइजेस्ट कर देंगे।
जो इनका जो ये हो गया इनका क्लोज सिस्टम। जो रेस्पिरेशन होता है वो उनकी बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, ब्लड स्ट्रीम में। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो जो है कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो जिनको हम नेफ्रीडिया कहते हैं। अब जो नेफ्रीडिया होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला सेप्टल नेफ्रीडिया, जो कि बोथ साइड में प्रेजेंट होता है 15th टू द लास्ट टू द इंटेस्टाइन में। सेकेंड है इंटीग्यूमेटरी इंटरफेडिया, जो कि बॉडी वॉल की लाइनिंग के साथ में प्रेजेंट होता है 3rd सेगमेंट से लेके लास्ट तक। फिर और लास्ट होता है फेरेंजियल नेफ्रीडिया, जो कि 3 पेयर टफ में 4th, 5th और 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडिया का काम क्या होता है? टू रेगुलेट द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ठीक। फिर नर्वस सिस्टम पे आ जाओ, तो जो नर्वस सिस्टम होता है, इनका नर्वस सिस्टम में बेसिकली जो है गैंग्लियाज प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेगमेंट वाइज अरेंज होते हैं वेंट्रल पेयर नर्व कॉर्ड पे। जो नर्व कॉर्ड होती है इनकी इंटीरियर रीजन पे 3rd और 4th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। ठीक। जो सेरिबल गैंग्लिया होती हैं वो नर्व के साथ में मिलके एक रिंग फॉर्म करती हैं, एक रिंग फॉर्म करती हैं जिससे कि सेंसरी जो वाली जो चीज़ होती है, सेंसरी और रिसेप्टर्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं और बॉडी को रिस्पॉन्स देते हैं। जो इनका सेंसरी सिस्टम होता है उनमें आइज़ तो नहीं होती हैं, पर ये जो सेंसिटिव होते हैं लाइट इंटेंसिटीज़ और वाइब्रेशंस के ऊपर, जो वाइब्रेशन साउंड्स के थ्रू जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं ग्राउंड में, उनके प्रति ये सेंसिटिव होते हैं। कुछ जो वॉर्म्स होते हैं उनमें कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स यानी कि टेस्ट रिसेप्टर्स, जो कि किसी भी केमिकल स्टिमुलाई के आने पे उसको पहचान लेते हैं। ठीक। अर्थवॉर्म जो है हर्मोफ्रोडाइट होता है, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट। जो इनकी टेस्टीज़ होती हैं वो 2 पेयर्स ऑफ टेस्टीज़ होती हैं, 1 पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं। ठीक है। अब जो 2 टेस्टीज़ होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? 10th और 11th सेगमेंट पर प्रेजेंट होती हैं। इनमें जो वैसा डिफरेंशिया है वो 18th सेगमेंट तक, प्रोस्टिट्यूट डक्ट तक जाता है, उनके साथ ज्वाइन होता है। फिर जो 17th और 19th सेगमेंट में एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो स्पर्मेटिक डक्ट होता है, जो वो ऐसा डिफरेंशिया जो ट्रांसफ़र करता है स्पर्म्स को, वहाँ पे ओपनिंग होती है 18th सेगमेंट पे। वहीं पे स्पर्मेथेसी जो होती है वहाँ पे लोकेटेड हो जाते हैं 6th और 9th सेगमेंट पे। और वो जब स्पर्म्स जब मीटिंग की प्रोसेस होती है तो उसमें स्पर्म्स का एक्सचेंज वहीं उसी पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है। फिर इनमें 1 पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है सेप्टम पे 12th और 13th सेगमेंट्स में। ओवरियन जो फनल्स होती हैं वो ओवरिन्स के नीचे होती हैं, जो ओविडक्स तक जाती हैं, ओविडक्स यानी फैलोपियन ट्यूब्स पे जाती हैं, जो उनसे जॉइन हो जाती हैं और जॉइन होने के बाद वेंट्रल साइड पे ओपन होती हैं एट 14th सेगमेंट। इसमें आप सेगमेंट्स अगर याद कर लोगे या ब्रैकेट में लिख लोगे तो आपको इजी पड़ेगा, तो मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ। ये जो मैं पॉइंट पढ़ रही हूँ मेन यही पॉइंट्स के आपको नोट्स बनाए हैं। फिर यहाँ पे स्पर्म्स किस तरीके से एक्सचेंज होते हैं? मीटिंग के थ्रू स्पर्म्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है। जो गोनाड ओपनिंग्स होती हैं उनमें वो 2 वॉर्म्स जो होते हैं जो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद अपने स्पर्म्स एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर एक्सचेंज करने के बाद में क्या होता है, ये जो मैच्योर एग सेल्स और स्पर्म्स होते हैं न्यूट्रिटिव फ्लूइड के साथ में ग्लैंड सेल्स में जाते हैं, जहाँ पे ककून फॉर्म हो जाता है उनके अराउंड। फिर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और डेवलपमेंट वो स्टार्ट होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो ककून के साथ में वही जो एग्स होते हैं या ककून्स होते हैं वो सॉइल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं और वहाँ पे वॉर्म्स होते हैं वो 3 वीक के बाद में निकलते हैं। हर एक ककून से 2 से लेके 20 तक वॉर्म्स होते हैं वो निकल सकते हैं। तो इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, इनमें लार्वा फॉर्मेशन नहीं होता है। अब अर्थवॉर्म की इम्पोर्टेंस क्या है? तो जो अर्थवॉर्म होते हैं इनको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहा गया है, क्योंकि ये जो है फार्मर्स को क्योंकि ये जो मिट्टी होती है मिट्टी को पोरस बनाते हैं, जिससे कि प्लांट्स को रेस्पिरेशन यानी रूट्स को रेस्पिरेशन में और पेंट्रेशन में सॉइल्स में हेल्प मिलती है। तब ये इससे जो है सॉइल की जिससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके की प्रोसेस जिसके थ्रू जो है यानी कि प्रोसेस जिसके में फार्मिंग जो होती है
वो अर्थवॉर्म्स के थ्रू की जाती है। ऐसी प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अर्थवॉर्म। So I hope you have understood the things about the earthworm. In my next video, I will discuss about the cockroaches. Okay, till that time, revise the topic, and if you have any doubts, you can ask. Thank you.